हूती की अमेरिका पर पलटवार की तैयारी हुई है। हूती प्रवक्ता की अमेरिकी नेवी को धमकी सामने आई है। यूएस नेवी पर होंगे मिसाइल हमले, ये कहा गया है। अमेरिका ने हूती के 8 ठिकानों पर बमबारी की, जिसके बाद यह धमकी अब हूती की तरफ से अमेरिका को दी जा रही है। हूती भी किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को लगातार दे रहा है चुनौती। अमेरिका और हूती का संग्राम भयंकर फेज में पहुंच चुका है। हूती ने बीती रात अमेरिका के सैन्य जहाज पर विध्वंसक हमला किया और इस हमले के बाद अमेरिका ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपने 5 सहयोगी देशों के साथ हूती के ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यमन की जमीन पूरी रात धमाकों से दहलती रही। लाल सागर की जंग अब विश्व युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रही है। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान की मदद से हूती अमेरिकी नेवल फ्लीट पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और अगर यह स्ट्राइक कामयाब हुई तो ईरान अमेरिका की सीधी जंग शुरू हो सकती है। लाल सागर में रण का सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर इस वक्त अमेरिका और यमन के मिलिटेंट ग्रुप हूती के बीच महासमर छिड़ चुका है। जनवरी महीने में 7वीं बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को यमन में हूती के ठिकानों पर हमले करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लाल सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से बीती रात अमेरिका के फाइटर जेट उड़े और यमन में बारूदी बरसात शुरू कर दी। देर रात यूएस नेवी के फाइटर जेट्स ने यमन में हूती के ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यूएस के साथ साथ ब्रिटिश सेना के फाइटर जेट्स ने साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस से उड़ान भरी और हूती पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। दोनों देशों के पायलट्स ने हूती के ठिकानों पर विनाशक बम वर्षा की। लाल सागर में तैनात यूएस, कनाडा, नीदरलैंड्स, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, यूके की सेनाओं ने हूती के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाया। यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर से यूएस के F-18 विमान उड़े। अक्रोतीरी बेस से यूके के यूरोफाइटर टाइफून ने उड़ान भरी। इसके साथ ही हूती पर टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल से भी हमले किए गए। दक्षिणी लाल सागर से युद्धपोत और सबमरीन से भी मिसाइलें बरसाई गईं। यूएस अलाइड फोर्सेस ने हूती के 8 ठिकानों पर भीषण हमले किए। इनके टारगेट पर हूती के अंडरग्राउंड स्टोर, मिसाइल, ड्रोन गोदाम और रेडार सेंटर बने। व्हाइट हाउस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस साझा एयर ऑपरेशन की जानकारी दी। हूती के खिलाफ 7वीं बार अमेरिका ने बड़ी स्ट्राइक की है और इसके पीछे वजह है लाल सागर में बढ़ता हूती का आतंक। हूती संगठन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ धरती के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर मोर्चा खोल दिया है और 22 जनवरी को उसका टारगेट बना अमेरिकी सेना का एक कार्गो शिप। हूती प्रवक्ता कर्नल सारी ने कहा, लाल सागर में अमेरिका का एक सैन्य कार्गो शिप तबाह कर दिया गया। ये यमन के नजदीक अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। उसी वक्त हूती ने इस पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। अमेरिका का ये सैन्य कार्गो शिप अमेरिकी बेस पर रसद और हथियार पहुंचाने के मिशन पर था। अमेरिका के खिलाफ ये हूती का सबसे बड़ा हमला है और इसी हमले के बाद अमेरिकन एलाइड फोर्सेस ने हूती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
हूती लाल सागर में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। अमेरिकी खेमे के जहाजों पर उसके हमले रुक नहीं रहे हैं। हूती लाल सागर में अमेरिकी हवाई हमले का बदला लेने के लिए लगातार हमले कर रहा है। 14 जनवरी को हूती ने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया, लेकिन हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। 15 जनवरी को हूती ने एक बार फिर हमला किया। निशाने पर अमेरिका का एक कार्गो शिप था। इस जहाज का नाम जिब्राल्टर ईगल है। हूती ने हमले को कामयाब बताया, जबकि अमेरिका ने हूती के हमले को नाकाम बताया है। इसके बाद 16 जनवरी को एक बार फिर हमले की खबर आई। हूती ने जोग्राफिया नाम के जहाज को टारगेट किया और मिसाइल दागी गई। अमेरिका का ये बल्क कैरियर किसी तरह बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच सका। 17 जनवरी को हूती ने लाल सागर में ड्रोन से हमला किया। जेनको पिकार्डी नाम के जहाज पर ड्रोन स्ट्राइक से आग लग गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आग पर काबू पा लिया गया और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। 22 जनवरी को हूती ने अमेरिकी सेना के एक कार्गो शिप पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अमेरिका ने जहाज की स्थिति पर कुछ नहीं कहा है। इस हमले के बाद ही हूती पर बड़े पलटवार हुए हैं। हूती के लगातार बढ़ते हमलों के बाद अमेरिकी खेमे ने ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर शुरू किया, जिसका मकसद है हूती के हथियार जखीरे का अंत करना। हूती के हमलों को रोकने के लिए ब्रिटेन ने अपने सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। यूके के नेवल बेड़े पर अपग्रेडेड वाइपर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। इस एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर और नए वॉरहेड लगाए गए। ये दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को 110 किलोमीटर पहले ही ध्वस्त कर सकता है। अमेरिकी खेमे के 6 देशों ने अपने सबसे बेहतरीन अटैक और डिफेंस हथियार लाल सागर में तैनात कर दिए हैं। क्योंकि अब आशंका बढ़ गई है कि विश्व युद्ध का एपिसेंटर दुनिया का सबसे अहम जल मार्ग बन सकता है। क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि हूती ने अमेरिकी खेमे पर हमले बढ़ाने के लिए नए हथियार मांगे। हूती का टारगेट यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन है। ईरान से हूती को ज्यादा एडवांस ड्रोन और मिसाइल सप्लाई होने वाले हैं। ईरान से एडवांस मिसाइलें मिलने के बाद हूती अमेरिकी खेमे पर लाल सागर में विनाशक हमले करेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि ईरान हर हमले में हूती का साथ दे रहा है और अब दुनिया की निगाहें ईरान के रुख पर टिकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान ही तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। ब्रिटिश मीडिया के एक सर्वे में सबसे ज्यादा खतरनाक ईरान को माना गया है। 32% लोगों ने कहा है कि ईरान वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकता है। यह आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अगर यूएस नेवी पर हूती का मिसाइल हमला कामयाब रहा तो इसका दोषी ईरान होगा और ये विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। खार्किव पर रूसी फौज की बमबारी, कई रिहायशी इमारतें बमबारी से तबाह हो गई हैं। रूसी बमबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। हमले में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जानकारी मिल रही है 11,000 घरों की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है।
देखिए खार्किव में किस तरह से रिहायशी इलाकों में रिहायशी इमारत पर हमला किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 5 लोगों की मौत हो गई है और यहां मौजूद 11,000 घरों की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। बीती रात रूस ने यूक्रेन में इतने ज्यादा हमले किए कि यूक्रेन थर्रा उठा। 103 शहरों में यूक्रेन के हथियारों को खाक कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेनी सैनिकों को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। जो बचे वो रूसी हमले में मारे गए। इसी तरह का विध्वंसक दौर अगर कुछ दिन और चला तो ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। हालांकि इस बीच कीव को बचाने के लिए पोलैंड और दूसरी यूरोपीय देश एकजुट हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मदद मिलेगी या फिर ज़ेलेंस्की को आश्वासन के सहारे युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऑयल डिपो पर हमले के बदले वेपन डिपो तबाह कर दिए। मार्केट पर हमले के बदले डिस्ट्रिक्ट सेंटर नष्ट कर दिए। रूसी सिविलियन पर अटैक के बदले यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला। और अभी भी पुतिन का इंतकाम जारी है। – 103 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। उस वक्त यूक्रेन में रात के 2 बज रहे थे। यूक्रेन के लोग गहरी नींद सो रहे थे। तभी रूस के ओलेनिया एयरबेस से 10 से 12 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर उड़ान भरते हैं और यूक्रेनी शहरों पर बम गिराते हैं, जिसमें निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के शहर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमले डोनेस्क, लीमन, ज़ेपोरिज़िया पर किए जाते हैं। इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से पूरा यूक्रेन थर्रा जाता है। 103 शहरों पर ये हमले किए जाते हैं, जिसमें निशाने पर यूक्रेनी सैनिकों के हथियार होते हैं। हथियार गोदामों को नष्ट कर दिया जाता है, साथ ही मिलिट्री बेस पर हमले किए जाते हैं। इन हमलों में डोनेस्क में 320 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। लीबन में 280 सैनिकों की मौत हो गई। कुपियांस्क में 150 सैनिक मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में 120 और रोबोटिनो में 30 सैनिक मौत की नींद सो गए। इन हमलों की तस्दीक खुद रूस ने की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है, रूसी सेना के बहादुर जवानों ने यूक्रेन के 2 हथियार गोदाम पूरी तरह नष्ट कर दिए, साथ ही 103 जगहों पर उनके हथियारों को तबाह कर दिया। हमले के लिए फाइटर जेट, मिसाइल फोर्स और कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूस ने हमले अचानक किए थे, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ किए थे। बम्बर ने उन्हीं ठिकानों पर बम और मिसाइल गिराए जो टारगेट फिक्स किए गए थे। रूस के हमले से कीव थर्रा गया है, जबकि 2 दिन पहले तक यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर गुरिल्ला घात से काफी नुकसान पहुंचाया था। दूसरी तरफ रूस के शहरों पर ड्रोन अटैक से क्रेमलिन को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इतनी भीषण बमबारी और मिसाइल स्ट्राइक के बाद रूसी सेना ने 10 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। खासतौर से दक्षिणी यूक्रेन में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बिना हथियारों के यूक्रेनी सैनिक सामना नहीं कर सकते।
सबसे पहले यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर रहा है। हथियार डिपो के अलावा मिलिट्री बेस और आर्मी पोस्ट पर मौजूद हथियारों को भी नष्ट कर दिया गया। इतनी तबाही मची कि ज़ेलेंस्की या तो भाग जाए या फिर सरेंडर करे, क्योंकि रूस ने इसी तरह की कुछ और स्ट्राइक की तो यही विकल्प ज़ेलेंस्की के पास बचेगा। ज़ेलेंस्की की नींद उड़ चुकी है, जबकि नेटो और यूरोपीय यूनियन सहम गए हैं। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क यूक्रेन जा पहुंचे। यूक्रेन को मदद देने का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में भी मदद पहुंचाने पर सहमति बन रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि मदद मिलने में कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि तब तक रूस कहीं यूक्रेन को शमशान में ना बदल दे। वैसे भी पुतिन का नया ब्लूप्रिंट यही है कि किसी भी सूरत में मार्च से पहले यूक्रेन का सरेंडर कराए या फिर वो सर्वनाश के लिए तैयार रहे। रूसी शहरों पर हमला करके यूक्रेन ने आफत बुला ली, जिसके पलटवार में रूस ने यूक्रेन के 103 शहरों पर हमले किए, 10 इलाकों पर कब्जा कर लिया, 2 हथियार गोदाम तबाह कर दिए, 12 एटमी बॉम्बर से हमला किया गया, जिसमें Tu-95 बॉम्बर ने कहर बरपाया। इसके अलावा मिसाइल स्ट्राइक की गई। रूस ने Kh-55, किंजल और इस्कंदर मिसाइलें दागी। इन हमलों में रूस ने यूक्रेन के 76 कॉम्बैट ड्रोन नष्ट कर डाले। यूक्रेन का एक Su-25 एयरक्राफ्ट तबाह कर डाला। जर्मनी से मिले 10 लेपर्ड टैंक नेस्तनाबूद कर दिए। 8 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल कबाड़ बना दिए गए। 12 एयर मिसाइल ट्रांसपोर्टर नष्ट कर दिए, जबकि 6 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी नष्ट हुए और 12 मिलिट्री व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन पर हमले अभी भी हो रहे हैं, जबकि युद्ध के मैदान में डटे रहने के लिए पोलैंड उसकी मदद करने जा रहा है। पोलैंड के पीएम ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, पोलैंड यूक्रेन को एक नए डिफेंस पैकेज देने की तैयारी में है, जिसके जरिए हम हथियार खरीद सकते हैं। पोलैंड की मदद हम पर एक लोन की तरह रहेगी, जिससे हम हालात सुधरने पर चुका देंगे। इस बीच यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी यूक्रेन की मदद को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है, किसी भी सूरत में यूक्रेन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा रूस से सुलह करने के संकेत भी यूरोपीय यूनियन की तरफ से आए हैं, यानी यूक्रेन को मदद मिलने के आसार तेज हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 यूरोपीय देशों के नेताओं के दौरे के बाद ये हालात बने हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कीव का दौरा किया था। उसके कुछ दिन बाद फ्रांस के नए विदेश मंत्री कीव जा पहुंचे थे और अब पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ाया। इसका असर यह हुआ है कि पोलैंड और यूरोपीय यूनियन के देश जल्द हथियार सप्लाई कर सकते हैं, जबकि बेल्जियम हथियारों की खेप भेजने वाला है। साथ ही $711 मिलियन का पैकेज भी देने जा रहा है। हालांकि स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यूक्रेन को सलाह दी गई है, यूक्रेन को अपने कुछ इलाकों का मोह छोड़ना पड़ेगा। अगर वो सोच रहे हैं कि रूस क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क पर कब्जा छोड़ देगा, तो ये मुमकिन नहीं। इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इशारा दिया है कि रूस सुलह कर सकता है, लेकिन यूक्रेन को शर्तें माननी होंगी। फिर चाहे शांति से माने या फिर मिलिट्री एक्शन के द्वारा, यानी रूस के मंसूबे साफ हैं। वो हर हालत में यूक्रेन पर कब्जा करके रहेगी। अगर यूक्रेन को हथियार नहीं मिले तो ऐसा बहुत जल्द भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन की राजधानी पर रूस का बड़ा हमला। कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले। कीव में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रूसी हमले से
70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसमें जानकारी मिल रही है 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 6 लोगों की मौत हो गई है। धरती का वो हिस्सा जिसे हेवन ऑफ रशिया यानी रूस का स्वर्ग कहा जाता था, उसी अलास्का को अमेरिका ने सोवियत संघ से 30 मार्च 1867 में खरीद लिया, वो भी महज $72 लाख में। मगर अब उसी अलास्का को हासिल करने के लिए पुतिन ने नया संविधान बनाया है और अलास्का ही नहीं बल्कि फिर से यूएसएसआर के पुनर्निर्माण का भी ऐलान किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्रेसिडेंट पुतिन का ये हुक्मनामा क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? क्या पुतिन के इस फरमान के साथ ही अमेरिका और यूरोप में बारूदी कोहराम मचेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, अब उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई है। और जानते हैं तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर किसने दबाया? रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो भी क्रेमलिन में बैठकर एक सिग्नेचर के जरिए। जी हां, चंद रोज पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अलास्का डिक्री पर दस्तखत किए और इसके साथ ही एक कानून बनाते हुए दुनिया के सामने खुला ऐलान किया कि रूसी साम्राज्य के इलाके फिर से रूस में शामिल होंगे। सोवियत संघ के हिस्से को रूस फिर से हासिल करेगा। इसके लिए यूरोप और अमेरिका से बातचीत की जाएगी। पुतिन के इस हुक्म के साथ ही कीव से ब्रसेल्स तक, वॉर्सो से वॉशिंगटन तक सनसनी फैल गई, क्योंकि अगर बात रूसी साम्राज्य की होगी तो उसमें यूरोप के कई देश आ सकते हैं। वहीं पुतिन के अलास्का डिक्री पर सिग्नेचर के साथ ही अमेरिका भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस अलास्का को दशकों पहले रूस ने बेच दिया था, अब उसी अलास्का को हासिल करने का प्रण पुतिन ने ले लिया है। जैसे ही पुतिन का फरमान दुनिया के सामने आया, नेटो और यूरोपीय देश फौरन एक्शन में आ गए, क्योंकि हर कोई पुतिन के जंगी तेवरों से वाकिफ है। और जैसे पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे के लिए 2 साल तक बारूद बरसाया, यूक्रेन के कोने कोने को दहलाया, ठीक उसी तरह पुतिन रूसी साम्राज्य को बनाने के लिए, फिर से सोवियत संघ का विस्तार करने के लिए कई यूरोपीय देशों का वजूद मिटा सकते हैं। लिहाजा पुतिन के ऐलान के साथ ही नेटो भी वॉर रेडीनेस मोड में आ गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। नेटो के 11 देशों ने सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आगाज किया। 22 जनवरी से यूरोप में स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज शुरू की। वहीं सुवाल्की कॉरिडोर में पोलैंड, लिथुआनिया भी वॉर ड्रिल करेंगे। अप्रैल 2024 में सुवाल्की कॉरिडोर में युद्धाभ्यास किया जाएगा। बाल्टिक देशों ने रूस बेलारूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू की। भले ही आपको यकीन ना हो, मगर रूसी डिफेंस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 22 जनवरी से नेटो ने यूरोप में जिस स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आगाज किया है, वो शीत युद्ध के बाद से नेटो का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, क्योंकि इसे जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट पर अंजाम दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, नेटो के इस युद्धाभ्यास में अभी 11 देश ही शामिल हैं, लेकिन 31 जनवरी के बाद कुल 23 देश युद्धाभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास को यूरोप के 7 देशों में अंजाम दिया जाएगा। डिफेंडर एक्सरसाइज में कुल 90,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नेटो के 50 युद्धपोत ड्रिल में शामिल होंगे। 80 लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी हिस्सा लेंगे। 1100 कॉम्बैट व्हीकल एक्सरसाइज में शामिल किए जाएंगे। एक तरफ नेटो के देश अपने विनाशक हथियारों के साथ जंगी तेवर अपनाए हुए हैं। वॉर रिहर्सल के जरिए रियल जंग की तैयारी की जा रही है, तो वहीं स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज में शामिल बाल्टिक देशों ने भी रूस बेलारूस के खिलाफ अपने बॉर्डर इलाकों को वक्त बंद कर लिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। तीन फेज में होने वाली स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का एक चरण बाल्टिक के 3 देशों में भी किया जाएगा, यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में। लिहाजा अभी से ही ये तीनों देश वॉर रेडीनेस मोड में हैं। आपको बता दें कि तीनों बाल्टिक देशों का बॉर्डर रूस और बेलारूस से सटा हुआ है। लिहाजा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलिनिनग्राड तक मौजूद बॉर्डर लाइन की पुख्ता घेराबंदी की गई है। रूस बेलारूस से सटे सरहदी इलाकों के पास ड्रैगन टीथ टैंक बैरियर बनाए हैं, ताकि सरहदी इलाकों से रूस और बेलारूसी सेना के टैंक घुसपैठ ना कर सके। इतना ही नहीं, बॉर्डर इलाकों में टी आकार की ट्रेंच बनाई गई है, ताकि अगर जंग के हालात बने तो बाल्टिक देशों के सैनिक आसानी से इन ट्रेंचों के जरिए मूवमेंट कर सके। इसके अलावा रूस बेलारूस से सटे बॉर्डर इलाके में एक साथ कई सारे बंकर बनाए गए हैं। मकसद साफ है, अगर रूस बेलारूस की तरफ से हवाई हमले हो तो उससे बचा जा सके। वहीं बाल्टिक देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग से कैलिनिनग्राड तक मौजूद बॉर्डर को बारूदी सुरंग यानी माइन से लैस कर दिया है, ताकि रूस बेलारूस की सेना बॉर्डर को पार कर आगे न बढ़ सके। एक तरफ नेटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज और दूसरी तरफ बाल्टिक देशों की जंगी तैयारी। इस बात का साफ संकेत है कि पुतिन के आक्रामक तेवरों का पलटवार करने के लिए यूरोपीय देश तैयार हैं। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि तुर्की ने स्वीडन की नेटो सदस्यता पर भी मोहर लगा दी है। मतलब रूस अब नेटो के चक्रव्यूह में फंसता दिखाई दे रहा है। रूस ने भी नेटो के इस एक्शन को उकसावे की कार्रवाई बताया है और इसी के साथ ही अपनी नौसेना यानी जंगी बेड़ों को जिरकॉन मिसाइलों से लैस करने के साथ साथ ऑरलॉन और ज़ाला कामिकाज़ी ड्रोन से भी लैस किया है। ताकि समंदर में युद्धाभ्यास कर रहे नेटो देशों ने अगर रूस पर चढ़ाई की तो रूसी डिफेंस पूरी ताकत के साथ प्रहार कर सके। मतलब ये कि साल 2024 में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त आर पार की जंग छिड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए साल 2024 में यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस के हमले से दहला पूरा यूक्रेन, कीव, खार्किव, सूमी, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क पर हमले, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने ये हमले किए हैं। ड्रोन और इस्कंदर मिसाइल से भी हमले किए गए हैं कीव, खार्किव और सूमी जैसे इलाकों पर। एक घातक हथियारों का शौकीन तो दूसरा हथियारों का सबसे बड़ा जरूरतमंद। किम और पुतिन की दोस्ती की यही वजह है। सैटेलाइट की तस्वीरों और यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि रूस को नॉर्थ कोरिया से हथियार मिले।
किम ने पुतिन को बेहद मुश्किल समय में हथियार दिया और रूस की मदद की। अब उसी एहसान को उतारना चाहते हैं। डील दोनों देशों में आगे बढ़ रही है। पुतिन नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देने और नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुतिन नॉर्थ कोरिया में आर्मी बेस बना सकते हैं। कभी 50 तो कभी 100 से ज्यादा मिसाइलों की बरसात। यूक्रेन को भस्म करने के लिए रूस कई बार ताबड़तोड़ हमले कर चुका है। अचानक मिसाइलों की ऐसी बरसात की वजह नॉर्थ कोरिया को माना जा रहा था। यूक्रेन ने मिसाइलों के टुकड़े सबूत के तौर पर पेश किए थे, लेकिन किम और पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब एक सीक्रेट रिपोर्ट से पुतिन और किम की दोस्ती में मिसाइलों की सप्लाई की पूरी कहानी दर्ज है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के बंदरगाह से एक कार्गो शिप कुछ दिन पहले कुछ इसी तरह रवाना किया गया था। फिर कुछ दिनों बाद एक और कार्गो जहाज समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। दोनों जहाज एक ही रूट पर एक दूसरे के आगे पीछे कई दिनों तक चलते रहे। नॉर्थ कोरिया के दोनों जहाज रूस की तरफ बढ़ रहे थे। एक खास जगह से दोनों जहाज अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ दिनों बाद दोनों जहाज रूस के दो अलग अलग पोर्ट पर पार्क कर दिए गए। ब्रिटेन का दावा है कि दोनों जहाज में रूस के लिए हथियार, मिसाइल और गोला बारूद भेजे गए थे। यह दावा इस सैटेलाइट फोटो के आधार पर किया गया है। ब्रिटेन का दावा है कि सितंबर में पुतिन और किम की मुलाकात के बाद से उत्तर कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों और गोला बारूद की सप्लाई की है। रिपोर्ट की डिटेल के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के नाजिन पोर्ट पर रूस के 3 कार्गो शिप पहुंचे थे। सबसे पहले माया कार्गो शिप पर कंटेनर लोड किए गए। फिर अंगारा नाम का कार्गो जहाज नॉर्थ कोरिया से कंटेनर्स लेकर रवाना हुआ और उसके बाद मारिया नाम का कार्गो शिप उसी नाजिन पोर्ट से कई कंटेनर लोड करके रूस लौटा था। नॉर्थ कोरिया से 3 कार्गो शिप में क्या भेजा गया ये तो देखा नहीं जा सका, लेकिन दावा है कि ये हथियारों की खेप थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया खुद अनाज, दवा और जरूरी सामानों की मांग रूस से कर रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि किम जोंग ने पुतिन को बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे हथियारों की सप्लाई की है। नॉर्थ कोरिया की मदद का ही असर है कि यूक्रेन में रूस इतनी ज्यादा मिसाइलें बरसा रहा है। ब्रिटेन के दावे की पुष्टि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई थी। नॉर्थ कोरिया की वजह से हथियारों की कमी दूर हुई। रूस जनवरी में बेहद मुश्किल हालात में होता। उत्तर कोरिया अब रूस का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया इकाई के चीफ किरिलो बुदानोव के मुताबिक रूस को नॉर्थ कोरिया ने मुश्किल हालात से निकालने में मदद की है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम जोंग ने पुतिन को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया है।
अगर आज युद्ध में यूक्रेन पर हावी है तो इसकी वजह नॉर्थ कोरिया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन किम जोंग के कितने एहसानमंद हो चुके हैं। पुतिन को जो चाहिए था वो किम जोंग ने दे दिया। अब बारी पुतिन की है। पुतिन भी किम के एहसान को चुकाने में पीछे नहीं रहने वाले। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अब खुद नॉर्थ कोरिया की यात्रा करने वाले हैं। पुतिन की प्योंगयांग की यात्रा अमेरिका के लिए बड़ा संदेश होगी। किम जोंग ने कुछ दिन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। माना जा रहा है कि रूस ने ही नॉर्थ कोरिया को मिसाइल बनाने की तकनीक दी है। दावा यह भी है कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद से परमाणु परीक्षण करने वाला है। लेकिन किम जोंग इस मौके का और बड़ा फायदा उठाने वाला है। किम जोंग साउथ कोरिया से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों इसी मकसद से नॉर्थ कोरिया ने योनप्योंग और बेंगरियोंग द्वीपों के पास बफर जोन में गोले दागे थे। माना जा रहा है पुतिन भी नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका को चुनौती देने के लिए पुतिन ऐसा करेंगे तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। साउथ कोरिया में अमेरिका का सैन्य बेस है। दूसरी तरफ जापान के तट पर भी अमेरिका के 7वें बेड़े की तैनाती है। लेकिन अगर रूस की आर्मी नॉर्थ कोरिया में बेस बना लेती है तो नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाकर रखने की रणनीति को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। रूस के बाद नॉर्थ कोरिया में चीन की आर्मी को भी बेस बनाने की जगह दी जा सकती है। किम जोंग साउथ कोरिया को जवाब देने के लिए चीन और रूस की आर्मी को अपनी जमीन दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो किम जोंग की मनमानी और बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि परमाणु परीक्षण करने से पहले किम जोंग नॉर्थ कोरिया में रशियन आर्मी की तैनाती करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने यूक्रेन पर किए 41 मिसाइल हमले। बेलगोरोद से 11 S-400 मिसाइल लॉन्च। यूक्रेन का 21 मिसाइल गिराने का दावा भी सामने आया। बेलगोरोद से 11 S-400 मिसाइल लॉन्च की गई और यूक्रेन का यह दावा कि 21 मिसाइल उसने मार गिराई। गाजा युद्ध में इजराइल ने खान यूनुस में सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खान यूनुस में हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जंग जारी है। हमास के एक हमले में आईडीएफ को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास के जाल में फंसकर इजराइल के 22 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इजराइल सरकार ने युद्ध विराम की बजाय इससे भी बड़ा संग्राम छेड़ने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों इजराइल खान यूनुस में बड़ा ऑपरेशन छेड़ चुका है? इसका सामरिक और डिप्लोमेटिक मकसद क्या है? इस रिपोर्ट में जानिए। 8 अक्टूबर 2023 से इजराइल के हथियार पूरी तरह खामोश नहीं हुए। गाजा पर बम वर्षा करके उसे समतल कर दिया गया। और अब खान यूनुस में इजराइल और हमास के बीच सबसे भीषण जंग जारी है। खान यूनिस और अल मवासी में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन को और भी तेज किए जाने का ऐलान हो चुका है।
इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं और पहली वजह है खान यूनिस शहर से हमास के गढ़ को खत्म करना और इसके लिए इजरायली सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 22 जनवरी को दक्षिणी गाजा में आईडीएफ के 22 सैनिक मारे गए। ये सैनिक हमास के बिछाए बारूदी जाल में फंस गए। आईडीएफ की टुकड़ी ने पहले हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमले के बाद इमारत में जाकर छिप गए। इमारत में पहले से लगे बम को हमास ने डेटोनेट कर दिया। हमास के दूसरे हमले में आईडीएफ के 3 अफसरों की मौत हो गई। इजरायल के मुताबिक अब तक युद्ध में 198 सैनिक मारे जा चुके हैं। इजरायल गाजा पट्टी को बर्बाद करने के बाद भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। उल्टे इजरायल के ऊपर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं और उसके अस्तित्व पर खतरे का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। इजरायल के विरोधी देशों ने जंग की आलोचना के साथ साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी इजरायल के भीतर ही फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण की मांग तेज कर दी है। लेकिन अमेरिकी खेमे के देश भी यही मांग कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के मुख्य राजदूत जोसेफ बोरेल ने कहा है कि गाजा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्षधर हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना के बाद ही इजरायल को मान्यता दी जाएगी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू करने का सही समय है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता दी जाए। ब्रिटेन ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर नेतन्याहू का रुख निराश करने वाला है। बाइडेन पहले से ही फिलिस्तीन निर्माण के पक्षधर है। इजरायल के विरोधी हो या इजरायली खेमे के देश, दोनों यही चाहते हैं कि युद्ध का समाधान हो। युद्ध विराम के बाद स्थायी समाधान के लिए इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र पर फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना की जाए। लेकिन इजरायल सरकार जानती है कि फिलिस्तीन निर्माण का मतलब होगा इजरायल के नक्शे में बदलाव और उसका क्षेत्रफल घटना। इसीलिए नेतन्याहू हो या इजरायल के राष्ट्रवादी, दोनों ये नहीं चाहते कि विश्व मंच पर फिलिस्तीन निर्माण का मुद्दा मजबूत हो। इजरायल ने युद्ध का डिप्लोमेटिक मकसद हासिल करने के लिए ही युद्ध तेज कर दिया है। इजरायल चाहता है कि फिलिस्तीन पुनर्स्थापना का मुद्दा ना उठे, विश्व मंच पर सिर्फ युद्ध विराम पर चर्चा हो। इसीलिए आईडीएफ ने खान यूनिस पर हमले तेज कर दिए। हमलों में गाजा के सबसे बड़े शहर को नुकसान हो रहा है। समाधान के रास्ते पर बढ़ने के बजाय महासंग्राम का रास्ता चुन लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।